Class 8, Subject History, Chapter 2, From Trade to Political Supremacy, Colonial Rule in India, व्यापार से राजनीतिक प्रभुत्व तक भारत में औपनिवेशिक शासन का प्रारंभ। Dear students, today I will teach you about colonial rule in India in this chapter. So open your book and see carefully and listen to me carefully also. The Mughal Empire, founded by Babur in 1526, began to decline following the death of Aurangzeb. भारत में 1526 ईस्वी में अंतिम मुगल शासक बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत में राजवंश की स्थापना की गई थी, मुगल शासन की। लेकिन 1527 ईस्वी तक आते आते लास्ट मुगल एम्पायर औरंगजेब के डेथ के बाद भारत में मुगल शासनों का अंत जो है वह शुरू हो गया और 1750 आते आते पूरी तरह से भारत में मुगल शासन की समाप्ति हो गई। और इसके बाद इट हैड ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड yielding place to a number of regional kingdoms। इस दौरान भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानीय राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। This situation proved to be a blessing in disguise for the English East India Company to play a dominant role in the political and economic affairs of the Indian subcontinent। भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में इसके बाद जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और इस तरह से वह हमारे देश में आया तो एज ए ट्रेडर, एक व्यापारी के रूप में, लेकिन धीरे धीरे भारत के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे भारतवर्ष का शासक बन बैठा। इसी संदर्भ में अगला पॉइंट है आपका मर्सेंटाइलिज्म, वाणिज्यीकरण या व्यापारीकरण। मर्सेंटाइल मतलब होता है व्यापार। इन यूरोप मर्सेंटाइलिज्म बिकम अ पॉपुलर इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में विशेष रूप से ये व्यापारिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से फैल चुकी थी। इन हेल्ड दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिपेंडेड ऑन इट्स कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन इट कंज्यूम्ड एंड एक्सपोर्ट मोर देन it imported in order to maintain a positive balance of trade। और इस तरह से व्यापार के क्षेत्र में एक सकारात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए वस्तुओं का उपयोग और उसका खरीद बिक्री दोनों के लिए आयात निर्यात की आवश्यकता थी, जो यूरोपीय व्यापारियों ने इसके लिए नए नए क्षेत्रों की खोज करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में overseas trade carried out by the sea routes was the most important features of the practice of mercantilism। और इस क्रम में दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों से सी रूट से बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए स्थान, जगह और देशों की खोज की जाने लगी। इसी क्रम में द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पावर्स ले इन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मर्सेंटाइलिज्म। और इस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में हमारे देश में आई और उसने एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्षेत्र में जो है सो उसने अपना वर्चस्व कायम किया और पूरी तरह से 190 वर्षों तक भारत में उसने शासन किया। इसी क्रम में अगला जो पॉइंट आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसका उदय, इसके बारे में आप पढ़िए। देखिए,
द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंडन in the year 1600 by a royal charter issued by Queen Elizabeth I and Queen of England. लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय वहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी और क्वीन ऑफ इंग्लैंड की महारानी भी थी. According to this charter, the company got the sole rights of trade in the East India, which included all places east of Cape of Good Hope. और इस तरह से इस चार्टर के अंतर्गत, इस व्यापारिक संस्था की जो व्यवस्थाएं थी उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर व्यापार करने का जो है वह अधिकार दे दिया गया. इसके बाद अगला है अर्ली ईयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज. ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में उसकी जो गतिविधि है इसके बारे में आप समझिए. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू. इन 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया एज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का राजा किंग जेम्स फर्स्ट था, उसका विदेशी राजदूत बनकर सर थॉमस रो 1665 ईस्वी में भारत आया और ही रिसीव्ड अ रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर. और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचकर उसने बंगाल से शासन व्यापार करने का एक राजसी आदेश प्राप्त किया. This royal order allowed the East India Company to set up factories in Agra, Bronx, modern day Bharuch, Ahmedabad and some other places. और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना विशेष रूप से आगरा, भरूच, अहमदाबाद और अन्य दूसरे स्थानों पर स्थापित किया. फैक्ट्री का मतलब होता था व्यापारिक वस्तुओं को रखने के लिए एक बड़ा सा जगह जिसको गोडाउन बनाए जाते थे और उसकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी चार दीवारी से किलेबंदी की जाती थी. वहाँ ऑफिस और स्टाफ रखे जाते थे और उसको फैक्ट्री कहा जाता था. फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि कल कारखाने जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता हो, ऐसा नहीं. फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स. व्यापारिक फैक्टर्स जो था उससे संबंधित बातें इसमें होती थी. अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन साउथ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम इन 1611. 1611 ईस्वी में सबसे पहले हमारे देश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी. इसके बाद सबसिक्वेंटली द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया वेर एस्टेब्लिश्ड इन बालासोर 1633 एंड हुगली 1651. 1633 ईस्वी में बालासोर में और 1651 ईस्वी में हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है. वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो बिगेन टू सेट अप मच बिगर एंड स्ट्रांगली फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसेस एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास नाउ चेन्नई, Bombay and Kolkata. They set up the Fort St. George in Madras in 1639 on a piece of land they received on लीज फ्रॉम द लोकल राजाज. स्थानीय राजाओं से उन्होंने इसकी अनुमति लेकर वहाँ के क्षेत्रों को लीज पर ले लिया, ठीके पर ले लिया. और इस तरह से चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, हुगली आदि बहुत सारे क्षेत्रों में व्यापारिक फैक्ट्री की इसने स्थापना की. इन 1668 the island of Bombay under Portuguese control was given away in dowry to the English King Charles II by his father-in-law and the King of Portuguese. अब एक सबसे बड़ी मोर इसमें क्या आती है यह आप देख लीजिए कि पुर्तगाल का एक जो राजा था है ना, वह किंग चार्ल्स सेकेंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजा था. उसका वह ससुर लगता था.
और उससे वह दहेज में जो है सो एक विशेष क्षेत्र को जो है सो प्राप्त कर लिया था, दहेज में उसको मिली थी, है ना। और इसके बाद उसका वहाँ का जो अगला राजा था चार्ल्स सेकेंड ऑन लीज एंड फोर्टिफाइड इट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मराठास। और मुंबई महाराष्ट्र आदि में जो मराठाओं का शासन चल रहा था वहाँ से कई बार इसने लड़ाई लड़ करके और इसके बाद उस क्षेत्र पर कब्जा किया। सोन बॉम्बे बिकेम एन इम्पोर्टेंट बेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन 1698। और इस तरह से 1698 ईस्वी तक आते आते भारत में खास करके बॉम्बे जो था, मुंबई, वह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी का बन गया था। द कंपनी गोट द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस ऑफ सतानुती, गोविंदपुर एंड कोलिकाता एंड बिल्ट फोर्ट विलियम अराउंड इट्स फैक्ट्री। और इस तरह से कलकत्ता आदि क्षेत्रों में भी उसने फैक्ट्री की स्थापना की थी और वहाँ फोर्ट विलियम एक किला का निर्माण किया था। In 1717, the Mughal ruler Farrukhsiyar issued a farman confirming the East India Company right to trade in Bengal। और इस तरह से 1717 ईस्वी में वहाँ एक कमजोर मुगल शासक था, है ना, फर्रुखसियर। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो एक अधिकार दे दिया, वह भी बहुत ही कम कीमत पर में। एन एनुअल पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल सम, वार्षिक कुछ राशि प्राप्त करके और उस पर में उसको दे दिया। इसके बाद दे ऑल्सो गोट द एडिशनल राइट्स टू ट्रेड इन द दक्कन एंड गुजरात। इसके बाद दक्कन और गुजराती क्षेत्र में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाजत दे दी। द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर यूरोपियन कंपनीज मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय द ट्रेड कॉन्सेशंस they got from the Indian rulers. They bought goods, especially cotton, clothes, silk, spices, saltpeter, etc. in India and exported them to Europe। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसको व्यापारिक अधिकार हमारे देश में प्राप्त हो गया भारतीय राजाओं से, तब उसने दे बाउट गुड्स, वे बहुत सारी वस्तुओं की खरीद बिक्री भारत से प्रारंभ कर दिया। और इस तरह से उस वस्तुओं के अंतर्गत कपास, कपड़े, सिल्क, मसाले, है ना, साल्टपीटर्स, ये सब हुआ करते थे, जिसे वह भारत से खरीद कर और एंड एक्सपोर्टेड देम टू यूरोप, यूरोपीय मार्केट में ले जाकर के बेचते थे। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा आपका वह दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। द ईस्ट इंडियाज यूरोपियन राइवल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ यूरोपीय देशों के व्यापारी हमारे देश में आए थे, वह मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे आई, लेकिन जब दूसरे वीडियो में आप पढ़ेंगे तो मेन फैक्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया व्हाई, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भारत में यूरोपियन देशों के व्यापारियों में पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज, इसके बाद फ्रांसीसी आए थे, है ना, और लास्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह ब्रिटेन से, लंदन से और इंग्लैंड से आई थी। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।